हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि सॉलिड मटेरियल किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से। इस बार वीडियो कुछ डिले हो गया, हम दूसरे कामों में बिजी थे, लेकिन आपकी चिंता थी कि आप लोग मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए। आपका पढ़ा हुआ है, तो जो कुछ पढ़ा हुआ है उसकी वो बेसिक आपको एक बार रिवाइज करा दें पहले। एटॉमिक नंबर, तो आपको पता है एटॉमिक नंबर, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि क्या चीज़ है एटॉमिक नंबर, किसे कहते हैं। इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन किसी भी आइटम में। जैसे कार्बन में का 6 है, सिलिकॉन का 14 है, जर्मेनियम का 32 है, तो एटॉमिक नंबर आपको पता है। एटॉमिक मास किसको कहते हैं? एटॉमिक मास यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उनका सम क्या होगा? एटॉमिक मास। जैसे सिलिकॉन है तो 14 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन, तो उसका एटॉमिक मास क्या हुआ? 28। ठीक। अब आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक सर्टेन ऑर्बिट में घूमते हैं, चारों तरफ न्यूक्लियस के एक चक्कर लगाते हैं। उनका जो रास्ता है उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं या शेल कहते हैं। तो जो न्यूक्लियस के पास होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं काय से? के से। ठीक है ना, ये तो सब आपको पता है। फिर जो सेकेंड ऑर्बिट होता है दैट इज डेजिग्नेटेड बाई एल। फिर एम और एन और ओ और पी और बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, और इन्हीं ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। इन ऑर्बिट के अलावा किसी भी ऑर्बिट के बीच में ये नहीं घूमता है। तो ये तो आपको सब केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जस्ट आपको याद दिलाने के लिए हमने ये बेसिक्स लिए हैं। और आपको ये भी पता है कि किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। अगर पहला शेल है यानी के शेल है, तो क्या वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2n²। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट में है? अगर सेकेंड ऑर्बिट में है तो 2n की जगह क्या लिखेंगे? 2², यानी 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो आपको ये भी पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? 2n² से। n क्या चीज़ है? n जो है वो नंबर ऑफ शेल है। कौन से शेल में है? फर्स्ट शेल में है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकेंड ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में है। और ये दो रूल भी आपको पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। किसी भी आइटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, ये एक रूल है। दूसरा रूल क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल जस्ट प्रायर टू द आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट एक्सीड 18। ठीक है, ये दोनों रूल आपको मालूम हैंगे, सिर्फ आपको रिकॉल करने के लिए हमने यहाँ पे ये डेफिनेशंस आपको समझा दी हैं। अब देखिए ये सिलिकॉन का है, तो आप फैमिलियर हैं। तो न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन है। पहला शेल क्या है? के। ठीक है, फर्स्ट शेल क्या है? के। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? के क्या है? पहला शेल है, तो 2n²। ठीक है, 2n² का मतलब क्या है? 2 × 1 का स्क्वायर। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन हुए।
तो देखिए आप के का जो ऑर्बिट है इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाए हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। फिर इसी तरह एल में क्या होगा, 2 इंटू ये सेकेंड ऑर्बिट है तो 2 स्क्वायर यानी 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रॉन दिखाएं सेकेंड ऑर्बिट में। फिर आइए अब कितने बचे, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 14 है, तो 8 और 2 10 तो यही हो गए। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अब कितने बचे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, एम, तो इसमें कितने बचे 4, क्योंकि टोटल कितना होता है, टोटल जो है 14। तो ये देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये को आपका पढ़ा हुआ है इसलिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये भी पता है कि हर शेल के सब शेल होते हैं, है ना। जैसे के है, के में कितने सब शेल होंगे, एक होगा, जिसको आप ये दिखाते हैं ना एस, फिर दिखाते हैं एस कॉमा पी और इस तरह से। तो ये एस और एस पी क्या है, सब शेल हैं, सब ऑर्बिट है। जैसे एल जो है वो सेकेंड ऑर्बिट है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे। और कितने सब शेल होंगे, सब ऑर्बिट होंगे, 2 ऑर्बिट होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने चाहिए। और एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं और पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। इसी तरह से ये एम में देखिए थर्ड ऑर्बिट है, तो जब थर्ड ऑर्बिट है तो सब ऑर्बिट भी 3 होंगे, ये ध्यान रखिए। इसी तरह से चौथा ऑर्बिट एन है, ठीक है, तो एन जो है वो चौथा ऑर्बिट है, तो सब ऑर्बिट भी 4 होंगे। और इसमें पहले सब ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 10 और फिर 14। तो ये सबसे आप बहुत फैमिलियर हैं। तो देखिए यहाँ आपको समझाने के लिए हमने ऐसे बना दिया है। तो के एल में 2, ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट है, तो एल में 2 वो होंगे, सब ऑर्बिट होंगे। एम जो है वो तीसरा है, तो इसमें 3 सब ऑर्बिट होंगे, ये देखिए लिखा है, ठीक है ना। सेकेंड शेल में 2 ऑर्बिट होंगे, फर्स्ट शेल में 1 ऑर्बिट होगा, क्लियर। और जो एस होता है यानी जो पहला शेल होता है, भाई ऐसे ही तो आप लिखते हैं एस पी एस कॉमा एस पी यानी 1s 2 यानी पहले सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड 2s2 2p6, ऐसे ही तो लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको दिखाने की हमने कोशिश की है ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब आइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही डिसाइड होता है कि इसकी केमिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है। द एलिमेंट्स विच हैव 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अगर किसी कंडक्टर में किसी भी मटेरियल में एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये गुड कंडक्टर है। क्यों, क्योंकि इसको आसानी से यहाँ से हम डिटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से हमें पता चलता है कि आइटम की वैलेंसी क्या है, ठीक है। तो आप सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो टेट्रावैलेंट कहलाते हैं। क्यों टेट्रावैलेंट कहलाते हैं, क्योंकि इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। और सेमीकंडक्टर में हम यही सब मटेरियल यूज़ करेंगे, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है ना, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ से आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। एक कोई आइटम आप ले लिए जिसको आप कहते हैं आइसोलेटेड आइटम, ये आइटम है, या ये लीजिए एक, ये बड़ा सा बना दिया, ये एक आइटम है। तो हर आइटम जो है वो अलग अलग, हर किसी भी मटेरियल में बहुत सारे आइटम होंगे,
ठीक है, तो एक आइटम हम ले लेते हैं, इसको कहते हैं आइसोलेटेड आइटम। अब इस आइसोलेटेड आइटम में डिफरेंट जो है एनर्जी लेवल होंगे। इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए इस और ये आइटम है, इस आइटम में जो है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, एक 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 ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ये है, तो सबके एनर्जी लेवल अलग अलग होंगे। और हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ सर्टेन पाथ में घूमता है, एक ऑर्बिट में घूमता है। ये नहीं कि एक ऑर्बिट ये है और एक ऑर्बिट ये है तो वो अपनी मर्जी से यहाँ पे घूमने लगे, ऐसा नहीं है। तो उसका एक फिक्स्ड रास्ता है, उसी में वो घूमेगा। क्यों? क्योंकि जो है ऑर्बिट जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट एनर्जी रखता है और इलेक्ट्रॉन को कहता है तुम्हें इसी के अंदर घूमना है। अब यहाँ से देखिए, ये तो हमने लिख दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब आप देखिए यहाँ पे, ये पहला ऑर्बिट है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर क्या है? एल, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8, वगैरह वगैरह। अब आप देखिए कि 2 ऑर्बिट के बीच में या 2 शेल के बीच में गैप है, इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो 2 शेल के बीच में जो गैप होता है उससे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो जैसे जैसे हम आइटम के ऑर्बिट के बाहर आते जाते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट की तरफ चले आते हैं, तो आप देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, देखिए ये कम होती चली जाती है। तो जो पहला है उसकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी है? -13.6, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है, तो इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, इसकी एनर्जी और कम होती जाएगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 3.4 है, ये 1.51 है, 0.85 है, 0.54 है। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो सबसे कम है। और यही इलेक्ट्रॉन एनर्जी चूंकि सबसे कम है, तो थोड़ी सी एनर्जी दे के हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए कंडक्टर या सेमी कंडक्टर। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया कि फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी गैप किसे कहते हैं। अब आइए इसको मेटल और कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में कैसे डिवाइड किया जाए। तो एक तो तरीका यह है कि हम कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेस पे डिवाइड करें, लेकिन ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है। तो हमें पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स में इलेक्ट्रिकल करंट बहुत आसानी से फ्लो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जिस मटेरियल की, उसको हम मेटल कह दें, या लो रेजिस्टिविटी हो, रेजिस्टेंस जिसमें कम हो। तो जैसे कि कॉपर का वायर है, उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो वो मेटल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जिसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा है वो मेटल है, और जिसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते हैं, वो इंसुलेटर है। और जो मेटल और इंसुलेटर के बीच में है कंडक्टिविटी अगर, तो हम उसे कहेंगे सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इसकी ये वैल्यूज आपको हमने लिख के दिखाई हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अब आइए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, और बहुत आसान है। हमने यहाँ पे इसको सिलिकॉन ले लिया है, ये जो है ये है सिलिकॉन। सिलिकॉन का डायग्राम आपको इसलिए समझा रहे हैं ताकि सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, तो हम आपको सिलिकॉन का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? 1s², यानी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर दूसरे ऑर्बिट में 2 सब शेल होंगे, 2s², और ये p होना चाहिए, मिस्टेक हो गई, 2p6। तो ये हो गया 2p6, 3s² और 3p²। तो देखिए 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 4 14 हो गए, यही तो होता है।
तो 3 आपके ये ऑर्बिट्स हो गए, 3 शेल हो गए, और ये इनके सब शेल हो गए, 1s², 2s², 3s² और 3p2। अब देखिए ये तो एनर्जी लेवल हो गए, ये एनर्जी लेवल हो गए। इस एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का क्या मतलब है कि दो आइटम के बीच का डिस्टेंस, अगर ये आइसोलेटेड आइटम हम ले लें ऐसे ऐसे करके, तो इनके बीच का क्या डिस्टेंस है, इनके बीच का क्या डिस्टेंस है, इनके बीच का क्या डिस्टेंस है। ठीक है, तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या है, आइटम के बीच का डिस्टेंस। ठीक, ये हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया और वाई एक्सिस पे एनर्जी ले ली। अब क्या किया, मान लीजिए कि ये लाइन जो हमने यहाँ ग्रीन से ड्रॉ की है, पहली लाइन ये वाली, ठीक है, तो अभी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यहाँ पे है, तो किसी में कोई एनर्जी लेवल चेंज नहीं हो रहा है, किसी में भी चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए सॉलिड के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स या आइटम्स को बिल्कुल पास पास लाते जाएंगे तभी सॉलिड बनेगा। गैस में क्या होता है, आइटम्स दूर दूर होते हैं, तो वो आपस में इंटरैक्ट नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। लेकिन जब हम आइटम्स को करीब ले आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी करीब आएंगे, और हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक एनर्जी है, तो क्या होती है, वो एनर्जी डिस्टर्ब होने लगती है। तो जैसे कि आप ये देखिए, अभी हमारे आइटम्स ए पोजीशन पे थे, अब हमने क्या किया, बी पोजीशन पे ले आए, है ना। यानी ये जो हमने आइटम यहाँ बना के दिखाए आपको, अब मान लीजिए ये ऐसे ऐसे करीब करीब आ गए, बहुत करीब करीब आ गए, तो एटॉमिक डिस्टेंस कम हो गया ना। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो है आप पढ़ चुके हैं कि Q1 Q2 अपॉन R। तो देखिए ये R क्या है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, तो जब R कम होगा, ये देखिए डिस्टेंस कम कर दिया आपने, तो जब डिस्टेंस कम किया तो आइटम्स बहुत पास पास आ गए, तो हर आइटम की अपनी एक एनर्जी लेवल है। तो पहले तो जब आपके पास ये ए पे था, तो मान लीजिए ये सबकी एनर्जी लेवल ये थी। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरैक्ट करेंगे, भाई यूं समझिए कि एक आइटम ये है, इसका एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक आइटम ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक आइटम ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक आइटम ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। तो आप क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इससे भी इंटरैक्ट करेगा, इससे भी इंटरैक्ट करेगा, इससे भी इंटरैक्ट करेगा। ठीक है ना। तो अब मान लीजिए अगर 50 आइटम है तो 50 इलेक्ट्रॉन हो गए, एन आइटम है, ठीक है, और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए 4 हैं, तो कितने एनर्जी लेवल हो जाएंगे, 4n हो जाएंगे। अगर 50 हैं तो 200 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, तो वो एनर्जी लेवल ये हो गया। अब इसको हमने आइटम्स को और करीब लाए, तो अब हर एनर्जी लेवल जो है वो फिर डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि आइटम्स और करीब आ गए, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया है, इलेक्ट्रॉन्स और करीब आ गए, तो हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल फिर डिस्टर्ब हो गई, उसमें फिर चेंजेस आ गए। तो क्या हुआ, ये इस एनर्जी, ये जो एनर्जी के लेवल आप देख रहे हैं सीधे सीधे लाइन के, और एनर्जी लेवल इसके भी बढ़ गए और इसके भी बढ़ गए, यहाँ तक कि सब आपस में मिक्स हो गए, सब आपस में एनर्जी लेवल मिक्स हो गए। अब हमने डिस्टेंस को और कम किया, यानी इलेक्ट्रॉन, ये जो आइटम्स थे वो बिल्कुल ऐसे ऐसे ले आए, बिल्कुल ऐसे ऐसे ले आए, बिल्कुल करीब ले आए। ठीक है ना। तो जब ले आए तो हमने क्या देखा कि ये जो यहाँ पे लगातार मिक्स हो गए थे एनर्जी लेवल, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए और इनके बीच में गैप आ गया। इस गैप को हम कहते हैं एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, ये वाला जो बैंड है, ये बैंड जो है ये कहलाता है वैलेंस बैंड, और ये जो गैप है, गैप के ऊपर वाला बैंड जो है वो कहलाता है कंडक्शन बैंड। इज इट क्लियर। लेकिन यहां देखिए 1s 2s में
कोई चेंज नहीं हो रहा है, और अगर होगा भी तो बहुत थोड़ा सा चेंज होगा, ज़रा सा चेंज, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत करीब है, तो इनके ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन के कौन से डिस्टर्ब होते हैं, कौन से इंटरैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन? जो न्यूक्लियस से दूर होता है। तो ये हमने देखा कि जब हम इसको करीब लेके आए, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को और कम किया ताकि सॉलिड बन जाए, तो एक एनर्जी गैप बन गया बीच में। इसने क्या करा कि ये वाले एनर्जी बैंड को जो है, जितना ये कंटिन्यूअस में आप देख रहे हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और बीच में हो गया गैप, तो इसे कहते हैं एनर्जी गैप। और जो न्यूक्लियस के पास वाले एनर्जीज के जो ग्रुप है, जिसको बैंड कहते हैं, तो इसे कहते हैं, ये कहलाता है वैलेंस बैंड। और ये इस गैप के ऊपर जो है वो कहलाता है कंडक्शन बैंड। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे वैलेंस बैंड में, और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन्हीं की वजह से कंडक्शन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो जैसे जैसे हम इसको करीब लाते जाएंगे, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को कम करते, भाई देखिए सॉलिड बनाने के लिए आप क्या करना होगा, आइटम्स को बिल्कुल पास पास लाना होगा। तो जब बिल्कुल पास पास लाएंगे, यानी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम करते जाएंगे, तो एनर्जी लेवल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करेगा और एनर्जी लेवल्स कुछ के कम हो जाएंगे और कुछ के ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो आपको दिखाया है, तो देखिए कुछ कम हो गए, जैसे ये 3s स्क्वायर है, 3s स्क्वायर के कुछ एनर्जी लेवल कम हो गए, कुछ एनर्जी लेवल ज़्यादा हो गए। बिल्कुल ऐसे समझिए कि ये ऐसे है, तो ये एनर्जी लेवल है 3s स्क्वायर, तो इसके कुछ एनर्जी लेवल इसके बराबर भी हुए, कुछ कम हो गए और कुछ ज़्यादा हो गए, तो ये एनर्जी लेवल बन गया। ठीक है, तो ये पूरा एक ग्रुप बन गया एनर्जी का, तो इसे कहते हैं बैंड, एनर्जी बैंड। अच्छा, ये लेवल, ये एनर्जी लेवल क्यों डिस्टर्ब हुए? क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से आइटम के इंटरैक्ट किए, ये सब आपस में एक दूसरे से हेलो हाई किया। तो देखिए, ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे भी इंटरैक्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन इससे भी इंटरैक्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन इससे भी इंटरैक्ट किया। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन इससे इंटरैक्ट किया तो इसका डिस्टेंस कुछ और था, जब ये इलेक्ट्रॉन इससे इंटरैक्ट किया तो इसका डिस्टेंस कुछ और है, ये इलेक्ट्रॉन ने जब इससे इंटरैक्ट किया तो इसका डिस्टेंस कुछ और है। तो जब डिस्टेंस कुछ और है तो एनर्जी लेवल भी कुछ और होंगे, कुछ कम होंगे, कुछ ज़्यादा होंगे। तो ये जो आपका 3s स्क्वायर था, मान लीजिए ये 3s स्क्वायर था, तो इसके इतने बहुत से एनर्जी लेवल हो गए। ठीक है ना? वही यहाँ पे दिखाया है। लेकिन जैसे जैसे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हम कम करते चले गए, तो दो तरह के एनर्जी बैंड बन गए। एक कहलाता है वैलेंस बैंड, एक कहलाता है कंडक्शन बैंड, और दोनों के बीच में जो गैप है वो कहलाता है एनर्जी गैप। ठीक है, अब ये एनर्जी गैप जो है, यहीं से इसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि मटेरियल जो है वो कंडक्टर है कि सेमीकंडक्टर है कि इंसुलेटर है। तो अगर ये जो आपका एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हुआ, किसी में बुक में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपको मिलेगा, तो क्या होगा, ये जो आपका अपर एनर्जी लेवल है वैलेंस बैंड का और कंडक्शन बैंड का, ये कंडक्शन बैंड है, इसका जो लोअर लेवल है और वैलेंस बैंड का अपर लेवल है, इनके बीच का जो गैप है वो कहलाता है एनर्जी गैप। अगर ये एनर्जी गैप ज़्यादा है तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाएंगे, तो जब इसको कहते हैं इंसुलेटर। और अगर ये जो है एनर्जी गैप अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0 हो जाए, यानी ये डिस्टेंस बिल्कुल 0 हो जाए, तो ये कंडक्टर कहलाता है, क्योंकि फिर आसानी से वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे। इसको और थोड़ा अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं।
जैसे ये है, देखिए ये सिलिकॉन का है, ये सिलिकॉन का है, तो ये तो फर्स्ट बैंड हो गया, ये सेकंड बैंड हो गया एनर्जी का, ये वैलेंस बैंड है। अब देखिए ये जो Eg है ये कंडक्शन बैंड है, ये एयर गैप, ये आपका एनर्जी गैप है। अब ये एनर्जी गैप अगर जीरो हो जाए तो यहाँ के जितने इलेक्ट्रॉन है वो सीधे ऊपर जंप कर जाएंगे, है ना, उनको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, तो ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और कंडक्शन करने लगेंगे। कब? जब ये Eg की वैल्यू, गैप की वैल्यू लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कहलाएगा सेमीकंडक्टर। तो अब हमारे पास दो तीन तरह की चीजें आ गई। अगर लेस देन है तो ये हो गया सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर। अगर गैप की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो ये हो गया इंसुलेटर। और अगर ये एनर्जी गैप लगभग बराबर है जीरो के तो ये हो गया कंडक्टर, ठीक है ना। तो एनर्जी बैंड के हिसाब से, एनर्जी गैप के हिसाब से हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में जाए तो ये एनर्जी गैप कम होना चाहिए। अगर एनर्जी बैंड बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, तो फिर ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में नहीं कूद पाएंगे और फिर कंडक्शन नहीं करेंगे। तो जब कंडक्शन नहीं करेंगे तो वो इंसुलेटर हो गया, जैसे कि लकड़ी है, रबड़ है ना। तो ये सब क्या है? ये इंसुलेटर है कि इनके वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। तो ये हमने डेफिनेशन लिख दी है, इसको आप पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए अब देखिए लिथियम, लिथियम का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए लिथियम में जो है यहाँ पे हमने लिख दिया है लिथियम आइटम हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो अंदर वाले में फर्स्ट शेल में कितने हो गए? 2, और उसके बाद कितने हुए ऑर्बिट में? 3। तो वही दिखाया है। तो देखिए जो 1s² है वो तो कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन ये जो है आपका सेकेंड बैंड जो एल शेल कहलाता है, ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और एल में कितने सब शेल होते हैं? आप जानते हैं 2s और 2p, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 है तो देखिए ये हाफ फिल्ड है, यहाँ पे 1 ही है, जबकि एस में कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 2 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 ही है, तो ये हाफ फील्ड बैंड कहलाता है। और उसके बाद जो है जितने शेल हैं वो सब में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो अनऑक्युपाइड यानी एम्प्टी यानी खाली है, वो खाली लेवल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने यही बताने की कोशिश की है कि एनर्जी, चूंकि एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो अगर उनके बीच का गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो आप कहेंगे कि ये इंसुलेटर है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये जंप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाएगा। थर्ड इसमें देखिए सेकंड डायग्राम में ये मेटल का है, इसमें क्या हो रहा है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़रा सी भी एनर्जी मिली, भले वो रूम टेम्परेचर हो, वो आराम से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। और जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये क्या करेगा? कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो वैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, अब ये यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या एक जगह बच गई, जगह खाली हो गई, इसको कहते हैं होल। इसे क्या कहते हैं? होल। तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह छोड़ता है तो वो क्या हो गया? वो होल हो गया, वहाँ पे होल हो गया, और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनर्जी लेवल अप्रॉक्सीमेट, एनर्जी गैप जो है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0 हो गया।
अब 0 और 3 के बीच में अगर है यानी लेस देन 3 है, तब हम कहेंगे कि सेमी कंडक्टर है। कि गैप तो है लेकिन थोड़ी सी एनर्जी अगर हम इसको दे दें तो इलेक्ट्रॉन सीधे वैलेंस बैंड में कूद जाते हैं। यहाँ तक कि रूम टेम्परेचर पे भी सेमीकंडक्टर कंडक्ट करता है। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए। थोड़ा सा ध्यान से आप अगर पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा। तो इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन फुल होता है। ठीक, एनर्जी बैंड डायग्राम आपके सामने है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम से आपको साफ नजर आ रहा है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत बड़ा एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जिसको कहते हैं। ठीक है ना, और ये जंप नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन क्योंकि गैप बहुत है। ठीक है ना, तो ये इम्पॉसिबल है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में वो कूद पाए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत हाई है और कंडक्टिविटी बहुत लो है। ठीक है ना, मेटल्स में देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी बैंड है वो लगभग 0 है। ठीक है ना, तो जब 0 है तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप हो गए। देख पा रहे हैं आप सेकंड डायग्राम में? हम रिपीट इसीलिए कर रहे हैं। तो इन्हें तो जो आपका वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उसमें एनर्जी सेम हो गई। ठीक, क्लियर? तो ऑर्बिट्स जो है कंडक्शन बैंड में बहुत बड़े होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो बहुत आसानी से वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो हम इस कहेंगे कि ये बहुत गुड कंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है? सेमीकंडक्टर में जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो उसमें एनर्जी गैप इंटरमीडिएट है, बीच में है, ना कंडक्टर वाला है ना इंसुलेटर वाला है, थोड़ा सा छोटा है। और सेमीकंडक्टर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है उसको थोड़ी सी एनर्जी देने के बाद कंडक्शन बैंड में पहुंचाया जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन ये एनर्जी कितनी होनी चाहिए? बैंड गैप से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये ऊपर जंप कर पाएगा, वरना जंप नहीं कर पाएगा। तो अगर हम ज़रा सी भी इसको एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस बैंड में है तो कंडक्शन बैंड में इजीली पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हम मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी बैंड। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइए। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं, वीडियो का एक लाइक तो बनता है भाई। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ